दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस जीव विज्ञान की क्लास में जो क्लास नंबर हमारी 18 है, जिसमें प्रश्न आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जहां पर डेली बेस पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं विद सॉल्यूशन। तो यह क्लास आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इस 2024 या 25 में जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम या अदर एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनमें जहां पर भी साइंस पूछी जाती है, उनमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है, वह चैनल पर जाकर इसकी पिछली क्लासों को या प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछली क्लासों को देख सकता है। तो शुरुआत करेंगे हम पहले प्रश्न से, जो हमने जहाँ से कल छोड़ा था, और आज का क्वेश्चन नंबर 51 नंबर से स्टार्ट होगी हमारी, क्योंकि 1 नंबर से 50 नंबर तक पिछली क्लास में हमने क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, और आज हम शुरुआत करेंगे 51 नंबर से 100 नंबर तक। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परिवर्तक नहीं है? ए सोलर पैनल, बी भाप इंजन, सी साधारण कांच, डी इलेक्ट्रिक आयरन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी साधारण कांच। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया है, सोलर पैनल सौर ऊर्जा को दिष्ट धारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। भाप इंजन तापीय ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत आयरन विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि साधारण कांच किसी भी प्रकार का ऊर्जा परिवर्तन नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग डैश में नहीं किया जाता है। ए माउस, बी स्मार्टफोन, सी इंकजेट प्रिंटर, डी रेसिंग कार। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग इंजेक्ट प्रिंटर में नहीं किया जाता है। तो इस सी वाले ऑप्शन को उठाकर यहाँ पर फिल कर देंगे और क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर हम इसकी व्याख्या को। दिया है, गायरोस्कोप या ध्रुवदर्शी एक युक्ति है जो किसी वस्तु की कोणीय स्थिति को मापने के काम आती है। यह कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जहाँ चुंबकीय सुई काम में नहीं आती, वहाँ पर भी नेविगेशन के लिए यह उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर केवल इंकजेट प्रिंटर ही ऐसा है जिसमें गायरोस्कोप का प्रयोग नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हबल का नियम डैश से संबंधित है। ए ऊष्मा, बी ध्वनि, सी खगोल की, डी हवा के दबाव। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी खगोल की। हबल का नियम खगोलकी से संबंधित है। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। हबल का नियम खगोलकी से संबंधित है, जिसके अनुसार आकाशगंगा के वेग के मंदन की दर पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर से उसकी दूरी के समानुपाती होती है। हबल नियतांक HO का मान यानी कि 69.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रति मेगा पार्सेक होता है। इसकी खोज खगोलविद एडविन हबल ने की थी। अगला क्वेश्चन, राडार का आविष्कार किसने किया? ए एंगस कोडक, बी न्यूटन, सी विलियम रामसे, डी रॉबर्ट वाटसन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी रॉबर्ट वाटसन। राडार का आविष्कार जिसने किया था वह थे रॉबर्ट वाटसन। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। राडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका आविष्कार वर्ष 1930 में रॉबर्ट वाटसन ने किया था। वर्ष
1886 में रेडियो तरंगों के आविष्कार हाइनरिक हेटर्स ने कहा था कि यदि तरंगें ठोस वस्तुओं से टकराएं तो उनकी स्थिति में बदलाव आ जाता है। वर्ष 1925 में इन्हीं बदलावों से दूरी का पता लगाया गया। इसका आम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही हो सका। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला डैश है। ए अर्धचालक, बी चालक, सी एम्पलीफायर, डी विद्युत रोधी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए अर्धचालक। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। सिलिकॉन आमतौर पर अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऐसे पदार्थ जो ना तो अच्छे सुचालक होते हैं और ना ही अच्छे कुचालक, अर्थात जिनका प्रतिरोध सुचालक से ज़्यादा होता है और कुचालक से कम होता है, उन्हें अर्धचालक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नासा का पूर्ण रूप क्या है। ए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, बी नेशनल एग्रोनॉमी एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, सी नेशनल एग्रीकल्चर एंड सॉइल एडमिनिस्ट्रेशन, डी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एसोसिएशन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ देखें, नासा का पूर्ण रूप जो होगा वह हो जाएगा हमारा ए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पूर्ण रूप नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उत्पादों का एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा एपीएमसी यानी कि कृषि उत्पाद विपणन समिति मंडियों का नेटवर्क तैयार करता है। ए ई प्रोक्योरमेंट, बी ई नाम, सी ई पाठशाला, डी ई ऑफिस। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी ई नाम। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। दिया है, ई नाम एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उत्पादों का एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा एपीएमसी यानी कि कृषि उत्पाद विपणन समिति मंडियों का नेटवर्क तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संचार उपग्रह रॉकेट में तीसरे चरण की खराबी के बाद कक्षा में पहुंचने में विफल रहा। ए IRS P4, बी इनसैट 4D, सी इनसैट 3B, डी है GSAT 4। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी GSAT 4। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। GSAT 4 को हेल्थ सेट के रूप में भी जाना जाता है। यह भारतीय संचार उपग्रह रॉकेट में तीसरे चरण की खराबी के कारण कक्षा में पहुंचने में विफल रहा। GSAT 4 इसरो द्वारा निर्मित भू स्थित उपग्रह में 19वां और GSAT श्रृंखला में चौथा उपग्रह था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरे की खोज किसने की थी। ए W रंटजेन ने, बी मार्कोनी ने, डी हेनरी बेकरेल ने, डी न्यूटन ने। तो एक्सरे की खोज जिसने की थी वह वैज्ञानिक थे हमारे W रोएंटजन। व्याख्या देखेंगे इसकी। एक्सरे की खोज 1895 में जर्मनी में वुर्सबर्ग विश्वविद्यालय के भौतिकी के प्राध्यापक W रोएंटजन ने की थी। यह चिकित्सा में निदान के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाती है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है? ए नाग, बी त्रिशूल, सी आकाश, डी पृथ्वी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नाग। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। नाग मिसाइल तीसरी पीढ़ी की दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर आधारित एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। यह मिसाइल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए नई दिल्ली, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु, डी मुंबई। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी बेंगलुरु। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में सैन्य क्षेत्र की चुनौतीपूर्ण आवश्यकताएं पूरी करने हेतु रक्षा मंत्रालय के अधीन की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ए टेलीफोन जॉन लोगी बेयर्ड। तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वह ऑप्शन हमको बताना है। तो यह तो हमको कुछ पहले से ही डाउट लग रहा है, आगे चेक कर लेते हैं। बी दिया है चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, यह तो बिल्कुल राइट है। अगला देखते हैं, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यह भी राइट है। डी देखते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो जाएगा थॉमस एल्वा एडिसन। यानी कि यह तीनों सही है। तो हमारा जो गलत विकल्प है और हमको गलत ही बताना है, तो टेलीफोन यहाँ पर जॉन लेगी बेयर्ड से गलत होगा। टेलीफोन की जगह पर टेलीविज़न होता, टेलीविज़न, तो यहाँ पर जॉन लेगी बेयर्ड सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जॉन लेगी बेयर्ड ने टेलीविज़न की खोज की थी। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। जॉन लेगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, हृदय की छवियों को बनाने के लिए अल्ट्रासाउंड तरंगों के परावर्तन का उपयोग करने वाली तकनीकी को निम्न में से किससे या किसके रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए इकोकार्डियोग्राफी, बी अल्ट्रासोनोग्राफी, सी इकोकार्डियोग्राम, डी सोनोग्राफी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इकोकार्डियोग्राफी। व्याख्या देख रहे हैं इसकी हम। हृदय की छवियों को बनाने के लिए अल्ट्रासाउंड तरंगों के परावर्तन का उपयोग करने वाली तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी के रूप में जाना जाता है। इससे हृदय की बनावट, आकार, मोटाई और गति का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम बताइए। ए GSLV, बी PSLV, सी ASLV, डी SLV-3। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी SLV-3। व्याख्या देखते हैं इसकी थोड़ी सी हम। भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 था, जिसे इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से अगस्त 1979 में प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रमा के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष यान मिशन चंद्रयान
1 को डैश द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? ए RLV TD, बी GSLV MK 111, सी GSLV D PSLV C11। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी PSLV C11। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। व्याख्या है, चंद्रमा के लिए भारत के पहले अंतरिक्षयान मिशन चंद्रयान फर्स्ट को PSLV C11 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। यह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा भारतीय उपग्रह समुद्र विज्ञान, तटीय और वायुमंडलीय अनुप्रयोगों के लिए डेटा एकत्र करता है? ए IRS P4 IRS P4, बी INSAT 3B। इन दोनों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें। यहाँ पर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा IRS P4। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। यह IRS P4 जिसे OSNSAT 2 के नाम से भी जाना जाता है, यह पहला भारतीय उपग्रह था जिसे मुख्यतः समुद्री अनुप्रयोगों हेतु निर्मित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? ए प्रकाशीय सेल, बी मोमबत्ती, सी इलेक्ट्रिक मोटर, डी बैटरी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी बैटरी। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। दिया है, बैटरी का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। इसका कार्य डायनमो के विपरीत होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसरो द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह एमीसैट किस प्रकार का उपग्रह है? ए खुफिया उपग्रह, बी संचार उपग्रह, सी नेविगेशन उपग्रह, डी रिमोट सेंसिंग उपग्रह। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए खुफिया उपग्रह। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? ए मैरी क्यूरी, बी जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर, सी चार्ल्स डार्विन, डी कैरोलस लिनियस। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी कैरोलस लिनियस। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस यानी कि कार्ल लिनियस ने की थी। उन्हें आधुनिक वर्गीकरण के पिता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? ए पी तरंगें, बी एल तरंगें, सी एस तरंगें, डी रेले सतही तरंगें। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी एस तरंगे। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। भूकंपीय तरंगों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 प्राथमिक तरंगें जिन्हें पी वेव्स के नाम से जानते हैं। नंबर 2 द्वितीय तरंगें जिन्हें एस वेव्स के नाम से जानते हैं। नंबर 3 धरातलीय तरंगें जिन्हें एल वेव्स के नाम से जानते हैं, जिनमें से पी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग तथा एस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी CV रमन, सी के सिवन, डी भीष्म साहनी। तो आप सभी लोगों को पता होगा
कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह तो क्वेश्चन सोते सोते आप सभी लोग बता सकते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन यानी कि लाई डिटेक्टर मशीन है? ए पॉलीग्राफ, बी फोटोमीटर, सी टेलीस्कोप, डी टैकोमीटर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो झूठ का जो पता लगाने वाली मशीन है तो वह हो जाएगी हमारी पॉलीग्राफ। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। पॉलीग्राफ एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग झूठ का पता लगाने में किया जाता है। इस मशीन को झूठ पकड़ने वाली मशीन और लाई डिटेक्टर के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज जॉन अगस्त लार्सन ने किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन की गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। ए स्लिनेक्स 2018, बी HYSIS, ICESat-2, डी CYGNSS। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी ICESat-2। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। दिया है, नासा ने पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन की गहन निगरानी हेतु ICESat-2 नाम उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। इस उपग्रह का प्रक्षेपण 15 सितंबर 2018 को किया गया था। यह उपग्रह पृथ्वी की सतह की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए लेजर और सटीक उपकरण का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, MSP का पूर्ण रूप क्या है? ए मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, बी मैक्सिमम सपोर्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सी मैक्सिमम सेल प्राइस, डी मैक्सिमम स्टॉक प्राइस। तो यहाँ पर यह दो तो बिल्कुल कट हो जाएंगे। MSP यानी कि मिनिमम, M से हो जाएगा हमारा मिनिमम, M से मिनिमम होगा तो हमारा मैक्सिमम वाला ऑप्शन कट जाएगा। तो मैक्सिमम जो ही कटेगा सिर्फ ऑप्शन बचेगा हमारे पास बी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? ए समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व, बी समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों वाले तत्व, सी समान बंध संरचना वाले तत्व, डी भिन्न परमाणु क्रमांक किंतु समान द्रव्यमान वाले संख्या वाले तत्व। चारों ऑप्शनों में से समस्थानिक शब्द जिन्हें कहते हैं वह हो जाएंगे हमारे समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान वाले तत्व। ये इसका राइट आंसर होगा। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों को समस्थानिक कहा जाता है। इनमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक पदार्थों से निर्मित नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे फाइबरों को डैश कहा जाता है? ए रेशम, बी प्राकृतिक फाइबर, सी ऊन, डी संश्लेषित फाइबर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी संश्लेषित फाइबर। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। रासायनिक पदार्थों से निर्मित नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे फाइबरों को संश्लेषित फाइबर कहा जाता है। संश्लेषित फाइबर का उपयोग घरेलू वस्तुओं जैसे रस्से, बाल्टियां, फर्नीचर, पात्र आदि से लेकर वायुयानों, जलयानों, अंतरिक्ष यानों, स्वास्थ्य सेवा आदि उच्च विशिष्टता वाले उपयोगों में किया जाता है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस बहिर्ग्रह का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का अत्यंत करीबी चचेरा भाई माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 भी कहा जाता है। ए नेपच्यून, बी प्लूटो, सी यूरोपा, 31 डी कैपलर, 452 बी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी कैपलर, 452 बी। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। कैपलर 452 बी को पृथ्वी 2.0 भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी का अत्यंत करीबी चचेरा भाई माना जाता है। यह पृथ्वी से 1402 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसकी खोज 2015 में हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? ए फ्लारिस माइनर यानी कि स्मॉल कैनरी ग्रास, बी पार्थेनियम, हिस्टेरोफोस कांग्रेस घास, सी इक्नोक्लोआ क्रुस गैली बार्नयार्ड ग्रास, डी एलिमस रेपेंस यानी कि क्वेक ग्रास। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी बार्नयार्ड ग्रास यानी कि इक्नोक्लोआ क्रुस गैली। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भू आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है? ए अग्नि, बी पृथ्वी, सी धनुष, डी सूर्य। तो यहाँ पर भू आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, उसका नाम है सी धनुष। बाकी यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल हैं अग्नि, पृथ्वी, सूर्य। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। धनुष भू आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। धनुष मिसाइल स्वदेशी तकनीक से निर्मित मिसाइल पृथ्वी मिसाइल का नौसैनिक संस्करण है तथा इसकी लंबाई 8.56 मीटर है। इसके द्वारा पारंपरिक तथा परमाणु दोनों तरह के हथियार का प्रक्षेपण किया जाता है। अगला है, धनुष मिसाइल एक चरणीय प्रणोदक इंजन पर कार्य करती है तथा इसकी क्षमता 500 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं? तो इनमें से NPK क्या दर्शाते हैं? इन चारों ऑप्शनों में से हमको इसका राइट आंसर चूज करना है। तो NPK का हम आपको बता दें पहले क्या होता है। N से होता है हमारा नाइट्रोजन, और P से क्या होगा हमारा फास्फोरस, और K से अगर देखें तो पोटेशियम होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यही हमको क्रम ढूंढना है इन चारों ऑप्शनों में से। देखते हैं यहाँ पर क्या दिए हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। तो पोटेशियम पहले नहीं आएगा, तो यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन कट जाएगा। और जहाँ जहाँ नाइट्रोजन है यहाँ नाइट्रिक एसिड है, ये कटेगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, एसिड, पोटेशियम, यानी कि यहाँ पर फास्फोरिक एसिड है पोटेशियम। और यहाँ एक ऑप्शन दिएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो फास्फोरिक एसिड नहीं होगा। यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इसरो के मानव रहित परीक्षण बेड यानी कि अननेम्ड टेस्ट बेड RLV-TD का पूर्ण रूप क्या है? इन चारों ऑप्शनों में से हमको इसका राइट आंसर बताना है। तो RLV-TD, तो R से क्या होगा हमारा रियूजेबल, और यहाँ पर रियूजेबल जहाँ पर है ये दो ऑप्शन कट जाएंगे। रियूजेबल सिर्फ इसमें और इसमें दिया गया है। और L से क्या हो जाएगा हमारा, L से होगा सैटेलाइट, और सैटेलाइट दोनों ऑप्शनों में है।
रियूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यहाँ पर लॉन्ग व्हीकल दिया गया है, यहाँ पर लॉन्च व्हीकल दिया गया है। टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेट, तो यहाँ पर ये एल होगा, एल से होगा लॉन्च वाला, तो यहाँ पर लॉन्ग वाला कट हो जाएगा, तो हमारा ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1 अप्रैल 2019 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV-C45 ने डैश का सफल प्रक्षेपण किया। ए डेलसैट, बी एमीसैट, सी जीसैट, डी इनसैट। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा एमीसैट। अगला क्वेश्चन, ज्या फलन यानी कि साइन फंक्शन का डोमेन नेम क्या है? ए जेड, बी एन, सी आर, डी डब्ल्यू। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो सी वाला हो जाएगा आर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अप्रैल 2019 में कौन सा बैंक 2 अन्य बैंकों के विलय के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया? ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी इंडियन बैंक, डी भारतीय स्टेट बैंक। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी तरीके से संगत हैं और एक असंगत है, असंगत शब्द का चयन करें। ए ड्रा, बी हार, सी जीत, डी टॉस। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर चुनना है। यहाँ पर टॉस एक अलग है, बाकी ड्रा होना, हार होना, जीत होने की यह किसी न किसी मैच के बारे में दर्शाते हैं। जब मैच किसी न किसी कारणवश रोक दिया जाता है तो वह ड्रा कहा जाता है, या हार हो जाए तो हार हो जाएगी, जीत हुई तो जीत। लेकिन टॉस यहाँ एक अलग है, तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से डी वाला राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसे वर्ष 2020-21 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस ABC का अध्यक्ष चुना गया है? ए स्मृति ईरानी, बी हरदीप सिंह पुरी, सी अरविंद केजरीवाल, डी देवेंद्र वी दर्डा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी देवेंद्र वी दर्डा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी आव्यूह का प्रत्येक अवयव शून्य है तो आव्यूह डैश है? ए अदिश आव्यूह, बी शून्य आव्यूह, सी वर्ग आव्यूह, डी तत्समक आव्यूह। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो बी वाला हो जाएगा शून्य आव्यूह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी तरीके से संगत हैं और असंगत हैं, असंगत शब्द का चयन करें। ए ओलंपिक गेम्स, बी ICC वर्ल्ड कप, सी एशियन गेम्स, डी कॉमनवेल्थ गेम्स। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर बी ICC वर्ल्ड कप। यह एक असंगत शब्द है, बाकी यह तीनों एक ही प्रकार के हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थाल भारी पानी संयंत्र यानी कि थाल हैवी वाटर प्लांट डैश में शुरू हुआ था? ए वर्ष 1987, बी वर्ष 1989, सी वर्ष 1988, डी वर्ष 1990। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें। ए होगा हमारा वर्ष 1987।
व्याख्या दी गई इसकी। थाल भारी पानी संयंत्र यानी थाल हैवी वाटर प्लांट फरवरी 1987 में शुरू हुआ था। यह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के थाल वैसेत गांव में स्थित यह संयंत्र प्रतिवर्ष 110 MT भारी पानी का उत्पादन करने हेतु अमोनिया हाइड्रोजन विनिमय प्रक्रिया का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। BS यानी कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लुप्तप्राय पौधों की सूची निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ग्रीन डाटा बुक, बी रेड डाटा बुक, सी ब्लैक डाटा बुक, डी ब्लू डाटा बुक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो बी वाला हो जाएगा रेड डाटा बुक। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया देश का शीर्ष वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन है जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है। यह संस्था लुप्तप्राय पौधों की सूची को रेड डाटा बुक के नाम से प्रकाशित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताएं। ए सल्फर, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन, सी पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन, डी सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, जियोग्राफी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? ए एरिस्टोस्थनीज, बी उलिस एंड्रोवेंडी, सी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, डी कार्ल रिटर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए जियोग्राफी शब्द का किसके द्वारा गढ़ा गया, तो यह एरिस्टोस्थनीज हो जाएंगे वैज्ञानिक। देखते हैं इसका या इसकी व्याख्या को। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग एरिस्टोस्थनीज द्वारा 276 ईसा पूर्व 194 ईसा पूर्व किया गया था, जो ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द जियो यानी कि पृथ्वी तथा ग्राफ्स यानी कि वर्णन करना से बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर यानी कि HSFC के संस्थापक निदेशक कौन हैं? ए डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर, बी डॉक्टर K सिवान, सी डॉक्टर K कस्तूरीरंगन, डी R हट्टन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। ए मिल्क डेयरी, बी मिल्क केक, सी चॉकलेट मिल्क, डी मिल्क शेक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए मिल्क डेयरी। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। मिल्क केक चॉकलेट मिल्क तथा मिल्क शेक दूध से बनने वाले उत्पाद हैं, जबकि मिल्क डेयरी या दुग्धशाला में पशुओं को दूध निकालने तथा तत्संबंधी अन्य व्यापारिक एवं औद्योगिक गतिविधियाँ की जाती हैं, अतः मिल्क डेयरी अन्य से भिन्न है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि GPS कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग डैश की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ए 20,000 किलोमीटर, बी 15,000 किलोमीटर, सी 25,000 किलोमीटर, डी 30,000 किलोमीटर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए 20,000 किलोमीटर, और यहाँ पर हम खाली स्थान पर 20,000 किलोमीटर लिखेंगे। व्याख्या देखेंगे इसकी हम थोड़ी सी।
ग्लोबल पोजीशनिंग यानी कि जीपीएस कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है? ए वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, बी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, सी राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, डी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों जैसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि RRCAT तथा वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर VECC की जननी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी पटना, सी जम्मू, डी इंदौर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें कि परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, तो यह हो जाएगी हमारी डी इंदौर में। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में स्थित है। इस केंद्र की प्रयोगशाला व निवास स्थानों के निर्माण कार्य का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 10 फरवरी 1984 को किया। इस केंद्र में जून 1986 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई से वैज्ञानिकों से प्रथम दल का आगमन हुआ। तब से यह केंद्र लेजर, त्वरक व उनके अनुप्रयोगों से संबंधित अनुसंधान व विकास कार्यों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्यरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? ए 45 dB, बी 35 dB, सी 25 dB, डी 65 dB। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए 45 dB। रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है, तो 45 dB। तो सामान्य बोलचाल का कितना हो जाएगा आप हमें बताएं, और फुसफुसाहट या पत्तों की सरसराहट का वह हमको बताएं। नंबर 1 सामान्य बोलचाल, नंबर 2 पत्तों की सरसराहट कितने dB, पत्तों की सरसराहट कितने dB होती है, तो यहाँ पर 20 dB हो जाएगा, 10 से 20 dB। सामान्य बोलचाल की बात करें, जो हम लोग आप किसी न किसी से के माध्यम से बातचीत करते हैं, तो वह 45 dB होती है। डीजे या ट्रैक्टर की आवाज़, डीजे लगभग 85 dB में आता है। तो इस प्रकार हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी और शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को आपने देखा होगा। आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।